जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो हेड हमारा चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इस हेड से रिलेटेड मैंने आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इस हेड की मैंने आपको 10 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। और अगर उनको आप देख लेते हैं तो उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप कर ना पाएं, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस हेड की उन 10 वीडियोस में जो लगभग 2.5 घंटे के हैं उनमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी है। अब हम लोग इस समय कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जिससे रिलेटेड भी 2 वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स आए हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंडीशंस इस क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है। मिस्टर रंगराजन चेन्नई में एक कंपनी में 1 जनवरी 2017 को 22,430 रुपये के वेतनमान पर नियुक्त हुए। उन्हें वेतन का 50% महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता भी मिल रहा है। सेवा की शर्तों के अनुसार उन्हें कंपनी के ग्राहकों की अवगत करनी होती है। उन्हें कंपनी की ओर से 3200 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता भी मिल रहा है। उन्होंने एक फ्लैट किराए पर ले रखा है जिसका 8,000 रुपये प्रति माह किराया देते हैं। कंपनी की ओर से फर्राश, रसोइयाँ और माली दिए गए हैं जिनका वेतन कंपनी प्रत्येक को 200 रुपये प्रति माह चुकाती है। उन्हें कंपनी की ओर से 2 मोटर कारें, एक बड़ी और दूसरी छोटी दे रखी है जो निजी उपयोग में भी आती है। कंपनी केवल कार्यालयीन प्रयोग के खर्चे वहन करती है। बड़ी कार का मूल्य 6 लाख रुपए और छोटी कार का मूल्य 3 लाख रुपए है। इन कारों के खर्चे 80,000 और 60,000 क्रमशः हैं। प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन एवं महंगाई भत्ते का 8.33% अंशदान प्रत्येक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों लोग मिलकर के इतना करते हैं, यह मानते हुए कि वेतन माह के अंत में देय होता है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए वेतन से आय ज्ञात कीजिए। कंपनी ने उनको कर मुक्त वेतन देने का अनुबंध कर रखा है, अतः उनके द्वारा देय आयकर 50,000 रुपये कंपनी द्वारा चुकाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई अच्छी अच्छी कंडीशंस हैं। सबसे बेहतरीन कंडीशन जो क्वेश्चन में बच्चे गलत करते ही करते हैं वो क्या है? जब आप क्वेश्चन को ऊपर पढ़ेंगे जाके तो कहीं नहीं कहा गया कि डीए अंडर सर्विस कंडीशन है, लेकिन जब सेकंड पैराग्राफ में आप आएंगे जहां पर लिखा है कि कर्मचारी और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों ही वेतन और महंगाई भत्ते का 8.33% कंट्रीब्यूशन करते हैं। भैया मेरे, जब ये बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना इसको, जब वेतन और महंगाई भत्ते का अंशदान किया जा रहा है इसका मतलब है कि जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस जो है वो अंडर सर्विस कंडीशन हो गया। और बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, नहीं नीचे नीचे जाएंगे नहीं, ऊपर जब कैलकुलेशन करने जाएंगे हाउस रेंट अलाउंस की तो वहां पर डीए को सर्विस कंडीशन नहीं मानेंगे, आपका हाउस रेंट अलाउंस गलत हो जाएगा। और हाउस रेंट अलाउंस अगर गलत हुआ तो इनकम ऑफ सैलरी की कब सही कैलकुलेट कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता कि सही हो जाए। तो पहला पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट है कि टैक्स फ्री सैलरी देने की बात करी है तो टैक्स सैलरी पर एम्प्लॉयर पे करता है, ये एग्जेम्प्ट नहीं होता। हाँ, परक्विजिट्स पर टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे कर दे तो ये एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा बेहतरीन पॉइंट कि इसके अंदर 2 कार दे दी गई हैं। अब उनमें हमको ढूंढना होगा, हमको ये पहचानना होगा या हमें ये जस्टिफाई करना होगा कि कौन सी कार को पर्सनल यूज में रखें और कौन सी कार को मिक्स यूज में ले जाएं। और इससे भी बेहतरीन कंडीशन कि इसमें क्वेश्चन के अंदर पे ग्रेड दिया हुआ है। जब पे ग्रेड होता है तो क्वेश्चन और भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के अंदर भैया सबसे पहले देखिए, आप पे ग्रेड दिया हुआ है आपको, पे ग्रेड। कितना पे ग्रेड है इनका? 1 जनवरी, पहले तो ये डेट नोट करें, 1 जनवरी 2017 से इनका पे ग्रेड जो है वो 22,400 और 22,400 और 30,000 है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी से इनकी सेवा प्रारंभ हुई और 22,000 रुपये इनको वेतन मिला। अगले वर्ष इनका वेतन 22,400 और उसके बाद 22,800, फिर 23,200, 23,600, 24,000, ऐसे बढ़ता जाएगा। कब तक?
जब तक कि वो 30,000 ना हो जाए। इनका जनवरी से स्टार्टिंग हुआ है, हम लोग को वेतन, और क्वेश्चन के अंदर लिखा वेतन माह के अंतिम दिन देय होता है। देखो भैया, जब क्वेश्चन में लिखा हो वेतन माह के अंतिम दिन देय होता है तो हमारा वर्ष जो चलता है वो अप्रैल से मार्च चलता है। लेकिन अगर लिखा हो कि वेतन माह के पहले दिन देय होता है तो हमारा जो ईयर चलता है वो 1 मार्च से 28 फरवरी चलता है। फिर यहाँ तो वही रहेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम सैलरी निकालते हैं। ये 1 जनवरी 2017 से आ गए थे एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन हमको ऐसे सैलरी नहीं चाहिए। इनकी जनवरी से अपॉइंटमेंट इनका हुआ है तो जनवरी से दिसंबर इनका वर्ष चलेगा। सैलरी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं चाहिए। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 अप्रैल से 31 मार्च की ही सैलरी चाहिए। और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ भी है कि वेतन माह के अंतिम दिन देय होता है। तो हमको जो सैलरी चाहिए वो चाहिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की। प्रीवियस ईयर तो यही है ना हमारा, ये क्या है, प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगाने के लिए हम लोग आते हैं असेसमेंट ईयर में। तो हमको इस टाइम की सैलरी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहां हम लोग एक कॉलम बनाते हैं ईयर और यहां बनाते हैं सैलरी। ईयर में 2017 से स्टार्टिंग हुई, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। 17, 18, 19, 20, 21 हो गया, ठीक। अब यहां चलिए इनकी सैलरी कितनी होगी भैया। 17 में तो ये 22,000 पर अपॉइंट ही हुए थे। उसके बाद इनकी सैलरी हुई 22,400, उसके बाद हुई 22,800, फिर हो गई इनकी सैलरी, उसके बाद इनकी सैलरी हो गई 23,200, 400 रुपये बढ़ रहे हैं, फिर 23,600, ये सैलरी हो गई। अब हम देखते हैं हमको कौन सी सैलरी चाहिए। इस 12 महीने की सैलरी हमको चाहिए। जब 12 महीने की सैलरी हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखिए भैया, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 3 महीने हुए, और इस 3 महीने में इनको जो सैलरी मिल रही है वो ये वाली मिल रही है 23,600। देखो 21 में आए ना, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, यहां आप लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 9 महीने इनको ये वाली सैलरी मिली। और 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक 3 महीने इनको ये वाली सैलरी मिली। बात समझ में आ रही है ना। तो भैया इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई देंगे, पूरा 12 महीने की सैलरी आ जाएगी। 3 से इसको मल्टीप्लाई दो, क्या आएगा, 3 छक 18, 3 तियां 9 1 10 और 3 दूना 6 1 7, 70,800 रुपए की 3 महीने की सैलरी बनी। इधर 9 महीने की सैलरी क्या बनेगी, 9 दूनी 18, फिर 9 तियां 27 और 1 28, 9 दूनी 18 और 2 20, 2,08,800 रुपये। इनकी टोटल सैलरी क्या बनेगी, 0,0886, मतलब 16 के 6, 8 1 9 7 और ये 2,79,600 रुपये की इनकी सैलरी बनेगी। जब भी हम लोग बात करेंगे अब आगे से सैलरी की, तो हमारी सैलरी का मतलब होगा 2,79,600 रुपये, 2,79,600 रुपीज़। और इस तरीके से पे ग्रेड से सैलरी कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद है आपको ये पे ग्रेड से भी सैलरी निकालना समझ में आ गया होगा। अगर वेतन माह के अंत में देय होता है तो हमारा ईयर यही चलता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो वेतन माह के पहले दिन देय होता है तो हमारा जो ईयर चलता है वो 1 मार्च से 28 फरवरी चलता है। फिर तो यहां पर यही कंडीशन थी, तो ये हमारा सैलरी आ गया है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे और आगे कैलकुलेशन करी जाएगी हाउस रेंट अलाउंस की। तो भैया आप कैलकुलेशन करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए जो मीनिंग ऑफ सैलरी होती है वो क्या होती है, बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर सर्विस कंडीशन प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। तो हमारे पास में इतना नहीं है, हमारे पास में केवल बेसिक सैलरी है। कितनी, 279
600 और DA है कितना, @50%, कैसे, अंडर सर्विस कंडीशन। 2,79,600 का 50% बताओ कितना आएगा। तो 500, 5 छक्का 30, 5 45 और 3 48, हासिल आ गया है 4, 5 सत्ते 35 और 4 39, हासिल आया 3, 5 दूना 10 और 3 13, 1,39,800 रुपये। अब इसको देखते हैं हमारी टोटल सैलरी क्या बन जाएगी। तो यहाँ पर 0 0 8 6 14, 9 9 18, 1 19, 7 3 10, 1 11, 2 1 3 1 4, 4,19,400 रुपये। आगे से जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस के लिए सैलरी की बात करेंगे तो हमारी सैलरी का मतलब होगा 4,19,400 रुपया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो भैया यहाँ पर होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। कौन कौन पॉइंट, पहला पॉइंट होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। इनको देखिए भैया, एक्चुअल HRA कितना मिलता है, इसको 3200 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता मिल रहा है। तो 3200 गुणे 12 कितना होगा, 12 0 0, 12 0 0, 12 दूना 24 के 4 और 12 तियां 36, 36 और 2 कितना होता है 38। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब देखो रेंट ये कितना पे कर रहे हैं, 8,000 रुपये प्रति माह। हाँ, इसने 8,000 रुपये प्रति माह पर एक मकान किराए पर ले रखा है। तो 8,000 गुणे 12 बराबर 96,000 रुपये ये रेंट देते हैं, माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसका 10%, इस सैलरी का 10%, तो कितना आ जाएगा 41,940 रुपया, 41,940। डिफरेंस बताइए, 0 से 0 गया 0, 10 से 4 गया 6, 9 से 9 गया तो 0, यहाँ पर बचा 5, 5 से 1 गया तो 4 और यहाँ पर हमारा 9, 9 से 4 गया तो 5, 54,060 रुपये। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर, और थर्ड पॉइंट, अगर ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली में रहता है तो 50%, अदरवाइज 40%। ये चेन्नई में रहते हैं, इसकी वजह से 50% ऑफ सैलरी होता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, इसका 50% निकाल दो तो 4,19,400 का 50% कितना आएगा, 2 0 कट गए, 2 0 कट गए, यहाँ पर आएगा भैया 5 0 0, 5 चक्कू 20, 5 9 45 और 2 47, 5 1 5 4 9 और 5 चक्कू 20, 2,09,700 रुपया। इन तीनों में आपको सबसे कम क्या लगता है, 38,400 ही सबसे कम है। जो इसको मिला वही सबसे कम है। इसका मतलब है कि HRA एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा, किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 10(13)A में कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 38,400 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, टैक्सेबल निल हो जाएगा, एक भी पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। बात क्लियर है आपको। तो ये हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन हो गया। अब आगे चलें तो देखें कैलकुलेशन कौन सी करनी है। और हमको ये रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड में 8.33% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो भी प्रमाणित भविष्य निधि में। तो इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। 12% तक अगर ये कंट्रीब्यूशन करता तो एग्जेम्प्ट ही होता है, उसे नहीं ही जोड़ा जाता, तो उसकी बात खत्म हो गई। अब हमको कार का वैल्यूएशन करना है और उसके बाद में सीधा हम लोग कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और कार का वैल्यूएशन करते हैं भैया। देखिए भैया, यहाँ पर 2 कार इनको प्रोवाइड करा दी गई और क्वेश्चन में हमारी कंडीशंस जो कार के लिए हैं उसमें कहा गया कि कोई एक ही कार पर्सनल या मिक्स यूज में हो सकती है। अगर 2 कार हो गई तो एक ही कार मानी जाएगी मिक्स यूज में, और बाकी की जितनी कार होंगी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सबको पर्सनल यूज में ओनली माना जाएगा। और इनकी कैलकुलेशन का तरीका सबका अलग अलग है।
तो देखते हैं किसको पर्सनल यूज माने और किसको मिक्स यूज माने। तो वैल्यू ऑफ कार, देखिए भैया, जब हम लोग कार की बात कर रहे हैं तो यहां पर दो तरीके की कार हैं। एक कार कैसी है, लार्ज कार है, और एक स्मॉल कार है। क्वेश्चन में जब भी हम लोग कैलकुलेशन करने आए तो हमको ये देखना चाहिए कौन सी कार का कॉस्ट ज्यादा है और कौन सी कार का कॉस्ट कम है, कौन सी कार के खर्च ज्यादा हैं और कौन सी कार के खर्च कम हैं। जिस कार के खर्चे ज्यादा हों, जिस कार की कॉस्ट ज्यादा हो, उसको हमेशा कहां लेना चाहिए, ओनली मिक्स यूज। और जिस कार की कॉस्ट कम हो, जिस कार के खर्चे कम हो, उसको कहां लेना चाहिए, ओनली पर्सनल यूज। ठीक है, जिस कार में लागत ज्यादा आए उसको ले लो मिक्स यूज में, और जिस कार के खर्चे कम आए उसको ले लो पर्सनल यूज में। इससे क्या होगा, आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। इसके लिए कोई रूलिंग नहीं दी गई है, सिर्फ ये बात कही गई है कि आप वहां चले जाइए जहां एसएससी का बेनिफिट हो। तो एसएससी का बेनिफिट कहां होगा, एज ए टैक्स पेयर हमारा बेनिफिट कहां होगा, जहां हमको कम टैक्स देना पड़े। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं मैं क्या करने वाला हूं, जो लार्ज कार है इसको हम लोग मिक्स यूज में लेने वाले हैं और इसको पर्सनल यूज ओनली लेने वाले हैं, पर्सनल यूज ओनली। ओके, जब हम मिक्स यूज में आते हैं तो देखते हैं कि कार के खर्च कौन दे रहा है। तो भैया क्वेश्चन में देखिए चल के, इन कारों के खर्चे 80,000 हैं। उसने कंपनी की ओर से 2 मोटर कारें बड़ी और छोटी रखी जो निजी उपयोग में भी आती हैं। कंपनी केवल कार्यालयीन प्रयोग के खर्चे वहन करती है। ऑफिशियल एक्सपेंस कौन पे करता है, ऑफिशियल एक्सपेंस एम्प्लॉयर, और पर्सनल एक्सपेंस कौन, एम्प्लॉई। तो यहां हम लोग देखते हैं पर्सनल यूज एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉई। और अगर पर्सनल यूज के एक्सपेंस एम्प्लॉय पे करे तो लार्ज कार के केस में वैल्यू बनती है 900 रुपया प्रति महीना। तो कितना होता है भैया, 12,9,108 होता है, मतलब 10,800 रुपये इस कार का वैल्यू बनेगा। अगर ड्राइवर होता तो ड्राइवर का भी सैलरी जोड़ देते, लेकिन ड्राइवर सैलरी है नहीं। अब चलते हैं पर्सनल यूज में। पर्सनल यूज में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसमें जोड़ते हैं, जब इसका कैलकुलेशन करने आएंगे तो सबसे पहले जोड़ते हैं हम लोग रनिंग एक्सपेंस। रनिंग एक्सपेंस, इसके रनिंग एक्सपेंस कितने हैं, 60,000 हैं। इसके 80,000 थे, इसके 60,000 हैं, तो इसको हम लोग ले रहे हैं पर्सनल यूज में। उसके बाद देखते हैं कार का वैल्यू जो है वो है 3 लाख रुपया, तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं कितना, एट द रेट 10% ऑफ कॉस्ट। तो 3 लाख का 10% कितना हुआ, 30,000 हुआ, जोड़ दिया। ड्राइवर सैलरी होता तो पूरे का पूरा ड्राइवर सैलरी जोड़ देते, जबकि यहां पर 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर सैलरी का लिमिट है, यहां कोई लिमिट नहीं है नहीं तो बात छोड़ दो, इसको हम कितना कर देंगे, 90,000 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग भैया जब कैलकुलेशन करने चलेंगे तो लार्ज कार का 10,800 रुपये उसकी सैलरी में जोड़ा जाएगा और स्मॉल कार पर्सनल यूज ओनली कितना, 90,000 रुपये जोड़ा जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए यहां पर बता दूं, अगर मैं इस कार को लेता पर्सनल यूज में और इस कार को लेता मिक्स यूज में तो क्या चेंज आता, इसमें हमको 600 रुपया देना पड़ता तो 7200 रुपया इसकी वैल्यू आती। ठीक, और इसमें आते तो इसके रनिंग एक्सपेंस थे 80,000 रुपये, प्लस ये कार की कॉस्ट थी 6 लाख, इसका जोड़ते 60,000 रुपया, कितना होता, 1,40,000 रुपया होता। तो कुल मिलाकर इस कंडीशन में हमको 1,47,200 रुपये पर टैक्स देना पड़ता, जबकि इस कंडीशन में हमको 1,08,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ रहा है। बात आपको समझ में आई? इतना आपका डिफरेंस पड़ जाता अगर आप इस सिचुएशन में इसको उल्टा करके लेके आते, इसको लेते पर्सनल यूज में, इसको लेते मिक्स यूज में। तो भैया हमेशा याद रखिएगा, जब 2 कार या 3 कार आए, तो मोस्टली 3 नहीं आएंगी, 2 ही आएंगी, तो जिस कार की लागत ज्यादा होगी और उस जिसके खर्चे ज्यादा होंगे उसको हम लोग लेंगे कहां पर, मिक्स यूज में। जिसकी लागत कम और खर्चे कम होंगे उसको लेंगे पर्सनल यूज में ओनली।
तो कार का भी कैलकुलेशन हो गया, हाउस रेंट अलाउंस का भी कैलकुलेशन हो गया, जो रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है उसका कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो अब चलिए और कर देते हैं हम लोग क्वेश्चन का कंप्यूटेशन, और बड़े ही आसान हम लोग इसका कंप्यूटेशन। तो भैया अब हम लोग इसका कंप्यूटेशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे एकदम आंसर के साथ में। जब तक आंसर नहीं आया ना तब तक तुम लोग को विश्वास नहीं आता जल्दी कि क्वेश्चन आज सही लग भी रहा है या नहीं, कैलकुलेशन सही करी भी गई है या नहीं। तो चलिए आपके इस डाउट को दूर करते हैं और आंसर आना चाहिए फिर आपके लिए। तो देखिए भैया क्वेश्चन में जो हम लोग कैलकुलेशन अभी कर चुके हैं उसी के आधार पे इसका कंप्यूटेशन करना है। कहाँ से स्टार्टिंग होती है, इनको मिल रही है सबसे पहले देखते हैं इनका भैया बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी शुरुआत में ही हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया था इनका बेसिक सैलरी? आया था भैया 2,79,600 रुपया, यही तो आया था ना। ठीक, अब इसके बाद में आता है डीए। डीए कितना, अंडर सर्विस कंडीशन हो या ना हो यहां पर लिखा ही जाता है। वैसे ये तो है ही अंडर सर्विस कंडीशन, मैं नहीं लिखूंगा, वहां स्टार्टिंग बता चुका हूं, यहां पे जरूर लिखते हैं चाहे सर्विस कंडीशन में हो और चाहे ना हो। ये कितना आया था? 1,39,800 रुपया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तो इनको मिला था इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस ये मिल रहा है इनको 15,000 रुपये मासिक। तो इसका कैलकुलेशन कर दीजिए कितना आ जाएगा भैया? 1,80,000 रुपये ये आ जाएगा। इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, ये नील आया था। ठीक है ना। इसके बाद में वैल्यू ऑफ स्मॉल कार, ये कैसे थी? पर्सनल यूज में थी। पर्सनल यूज कितना आया था इसका वैल्यू? 10,800 रुपया। एक था वैल्यू ऑफ लार्ज कार, ये कैसे थी? ये थी मिक्स यूज। नहीं भाई, ये पर्सनल यूज में जो थी इसका वैल्यू आया था 90,000 रुपया, और जो हमारी मिक्स यूज में थी इसका वैल्यू था 10,800 रुपया। इसके बाद देखते हैं इनको और क्या मिला। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, कहां पर? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया कितना? अप टू 12%। 12% तक अगर किया जाए तो ये एग्जेम्प्ट रहता है। इन्होंने 8.33% का किया। इसके बाद देखते हैं तो इनको मिला है एक स्वीपर मिला है, कुक मिला है, गार्डनर मिला है। इन सभी को 200 रुपया दिया जा रहा है महीने का। ठीक है ना। तो देखो 200 रुपये दिया जा रहा है। स्वीपर, कुक और गार्डनर तीन को मिला लिया जाए तो ये 3 हो गए, सभी को 200 दिया जा रहा है ना। तो महीने में तो 600 रुपया दिया जा रहा है, और हम लोग बात कर रहे हैं वर्ष की, तो 7200 रुपये इन लोगों को दिया जा रहा है। उसके बाद में इनके एम्प्लॉयर ने कहा था हम आपको टैक्स फ्री सैलरी देंगे। टैक्स फ्री सैलरी देने का मतलब है एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। इनकम टैक्स वाले कहते ठीक है करे रहो, हम इसके ऊपर टैक्स लगा लेंगे एम्प्लॉय की इनकम मान करके। तो मान लिया कि ये एम्प्लॉय की इनकम हो गई। तो भैया जो टैक्स पे किया गया है, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, कितना टैक्स पे कर दिया है एम्प्लॉयर ने? 50,000 रुपए का टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। जोड़ लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने, कहा ठीक है पेमेंट करो। अब देखो यहां पर जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने सब कुछ जोड़ लिया है, इसका टोटल कर लेते हैं कितना आएगा। तो चलिए टोटल करिए भैया इसका। देखो 2 0 तो कॉमन मिल रहे हैं, ले लिया। उसके बाद में 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, हासिल हो गया 2, 9 9 18, 2 20, 20 20 20 और 7 27, 27 के हो गए 7, हासिल फिर से आ गया है 2, 7 3 10, 2 12, 8 20, 20 और 9 होता है भैया 29, 29 1 30,
30 और 5 कितना हो गया 35, हासिल आ गए 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 1 7, ये हो गया हमारा 7,57,400 रुपया। इसको कहते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर हमसे ग्रॉस इनकम पूछी गई हो तो यहीं तक छोड़ देंगे, वैसे आप डाउट में ही ना रहना, आप इसको लिखना ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके बाद में आप डिडक्शन दे देना। कौन सी डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन। किस सेक्शन में है ये? 16 फर्स्ट ए। कितनी मिलती है? 50,000 और एक्चुअल सैलरी विच एवर इज लेस। तो भैया यहाँ एक्चुअल सैलरी इनकी ज्यादा है, इस वजह से इनको 50,000 का डिडक्शन सीधा मिल जाएगा। अब 7,57,400 रुपए में से अगर आप 50,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7,07,400। इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हमारा आंसर हो गया, जिसको क्या कहेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। भैया हमारी तरफ से मैंने आपको इसकी सारी की सारी रूलिंग प्रोवाइड करा रखी है। 2.5 घंटे के वीडियो हैं, 10 वीडियो मैंने दिए हैं आपको, उसमें कंप्लीट रूलिंग है इनकम फ्रॉम सैलरी की। उसके बाद में 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको करा दी हैं, जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आ गए हैं। हाँ, आप सारा सभी का सभी तो मैं 3 क्वेश्चन के अंदर नहीं समेट सकता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अगर वो 10 वीडियो आपने देखे हैं फिर कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। सारे ही क्वेश्चन की रूलिंग बिल्कुल वैसी ही है, अगर उनको आपने सही से समझ लिया है और उनमें बताई गई रूलिंग को आपने समझ लिया है, फिर कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उन रूलिंग्स के बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो मेरी तरफ से इनकम फ्रॉम सैलरी का ये सेशन यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हाँ, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाएगी और आप हमको कोई क्वेश्चन भेजते हैं तो मैं उस पर आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल जाएं। अब हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट को इसके आगे पढ़ेंगे चल के।